तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भाषा और लिपि के इतिहास पर। वैसे तो हम सब लोगों ने भाषा और लिपि के बारे में बचपन में ही पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग बात करने वाला हूँ। मैं आपको बहुत सारे राजाओं के अभिलेख, स्तंभ लेख आदि को दिखाने वाला हूँ। उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये विस्तार से बताने वाला हूँ। इतिहासकारों ने हमें भाषा और लिपि के इतिहास पर बहुत गुमराह किया है, इतना गुमराह किया है जिसके बारे में बात करो उतनी कम है। आपके लिए एक सूचना है, ये वीडियो किसी भी व्यक्ति, धर्म, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाने या फिर उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है, और इस वीडियो का संबंध राजनीति से भी नहीं है, तो कृपया इसे राजनीति से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे देश में जब भी भाषा और लिपि की बात होती है तो सबसे पहले संस्कृत का नाम आता है, परंतु संस्कृत भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भाषा और लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जानी चाहिए। विद्वान हड़प्पा सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। भले ही हम हड़प्पा सभ्यता की भाषा को पढ़ने में कामयाब न हुए हों, परंतु हड़प्पा सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों ही मौजूद हैं। लेकिन इतिहासकारों का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता है। आप जो सामने मोहरें देख रहे हो, ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं। इनके ऊपर लेख भी लिखे हुए हैं। विद्वानों और इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों को ही नजरअंदाज कर दिया है। अब बात करते हैं कि भाषा क्या है। वैसे भाषा के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। भाषा संसार का आनंदमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्र की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। ये परिभाषा किसने दी है? सुमित्रा नंदन पंत ने दी है। मुंह से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह है, जिसके द्वारा हम अपने मन की बातें बताते हैं, वह भाषा होती है। ये परिभाषा किसने दी है? रामचंद्र वर्मा ने दी है। अब बिल्कुल सरल भाषा में समझ लेते हैं। अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना ही भाषा है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। अब लिपि की बात करते हैं कि लिपि किसे कहा जाता है, या फिर कहें कि लिपि क्या है। किसी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। बस एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में। भारत की सबसे प्राचीन लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि मानी जाती है, परंतु उसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इसीलिए हमारे देश की दूसरी प्राचीन लिपि धम्म लिपि है। यहाँ पे लिपि शब्द लिखा हुआ है और यही शब्द सही है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यहाँ पर जो अशोक लिखा हुआ है ना, अशोक का जो अशोक नाम है वो यही लिखा हुआ है उनके अभिलेखों में, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट में ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम सही है। धम्म लिपि को ही बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में बम्भी लिपि कहा गया है। ललित विस्तर के 10वें अध्याय में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला नाम बम्भी लिपि का है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ भगवती सूत्र का प्रारंभ नमो बम्भी लिपि से होता है, तो यहाँ पर भी लिपि शब्द का ही प्रयोग किया गया है। किसमें? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। और इसका अर्थ क्या होता है? बम्भी लिपि को नमस्कार। बम्भी लिपि को ही आजकल हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और ये बम्भी शब्द कौन सी भाषा का है? ये है पाली भाषा का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। हमारे देश की अधिकांश लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 400 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मी लिपि दो भागों उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित हो गई थी। उत्तरी ब्राह्मी में गुप्तकालीन लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि को माना जाता है, और दक्षिणी लिपि में तमिल, तेलुगु, कलिंग, कन्नड़ आदि को माना जाता है। इसमें ग्रंथ लिपि को भी माना जाता है, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बुद्ध और महावीर कालीन भाषा पाली ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है।
ब्राह्मी लिपि है हमारे देश की दूसरी सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। वैसे आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि सबसे प्राचीन लिपि कौन है, ब्राह्मी लिपि है, लेकिन नहीं है। सबसे प्राचीन लिपि है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता के बाद ब्राह्मी लिपि है। फिर आता है खरोष्टी लिपि का नाम। अब मैं आपको दिखाता हूं सम्राट अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख, जिस पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आप जो फोटो देख रहे हो इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं खरोष्टी लिपि की। खरोष्टी जो लिपि है वो भारत की दूसरी सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। भारत में इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के मानसेहरा और सहवाजगढ़ी अभिलेख में किया गया है। इतिहासकार इस लिपि का जन्म साम यानी कि सीरियाई लिपि और अरमाइक लिपि से मानते हैं। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित थी, यानी जो आधुनिक पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि के बाद भारत की दूसरी सबसे प्राचीन लिपि खरोष्टी ही मानी जाती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूं कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खरोष्टी लिपि का उदय सीरियाई लिपि और अरमाइक लिपि से हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। पता नहीं इतिहासकार तुक्का क्यों मारते हैं। तुक्का चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो कोई बात नहीं। ब्राह्मी लिपि और लिपि का उदय हड़प्पा लिपि से ही हुआ है। आप जो फोटो देख रहे हो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के मानसेहरा अभिलेख की। आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है ये। इस शिलालेख में धन को सोच समझकर खर्च करने की नसीहत दी है किसने, सम्राट अशोक ने। साथ ही ये भी कहा है इसमें कि बड़ों के संग आदर पूर्वक नम्रता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। और सम्राट अशोक के इस अभिलेख की जो लिपि है वो खरोष्टी है। और अब बात करते हैं सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी अभिलेख की। पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में सहवाजगढ़ी गांव के पास एक चट्टान से ये प्राप्त हुआ था। यह पहाड़ी पेशावर से 40 मील उत्तर पूर्व में है। और सम्राट अशोक के इस अभिलेख में क्या कहा गया है, आइए उस पर भी बात करते हैं। इस अभिलेख में कहा गया है कि जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए। जो राजा महाराजा जो खाने में जीव हिंसा करते हैं उन्हें संयम बरतना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। और आगे कहा गया है कि धर्माचरण में सील का पालन किया जाना चाहिए और जनता को धर्माचरण की बातें बताने के लिए महामात्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस अभिलेख में राजा के कर्तव्य पालन की बातों का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। और आगे कहा गया है कि निरर्थक कार्यों की जगह मंगल कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी अभिलेख में ये कहा गया है। आप जो सामने फोटो देख रहे हो ये सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी अभिलेख की है और इस अभिलेख में भी खरोष्टी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन लिपि की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो सामने देख रहे हो ये है गुप्तकालीन लिपि और ये इंस्क्रिप्शन किसका है, ये है अनंत वर्मन का। 5वीं 6वीं शताब्दी का है ये। तो गुप्त काल में यही लिपि चलती थी, आपको ये ध्यान रखना है। इसी को इतिहासकार कहते हैं कि ये संस्कृत है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि अगर संस्कृत है तो एक दो लाइन अगर कोई इसकी मुझे पढ़ के बताए तो मैं समझ लूं कि ये संस्कृत है, क्योंकि आजकल हम जिस संस्कृत को पढ़ते हैं उससे तो ये बिल्कुल मैच नहीं करती है। तो फिर ये कैसी संस्कृत है। गुप्त राजाओं के जो अभिलेख लिखे गए हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं और ये जो लिपि है जिसे हम गुप्तकालीन लिपि के नाम से जानते हैं ये ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुटिल लिपि के बारे में। और कुटिल लिपि का जो प्रयोग है वह हमारे देश में 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य में किया गया है। शारदा लिपि के बारे में अगर बात करें तो इसका जो प्रयोग है 8वीं शताब्दी में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका देखने को मिलता है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है शारदा लिपि की। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में।
देवनागरी लिपि अत्यधिक विकसित लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं-10वीं शताब्दी से माना जाता है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। और जो हम हिंदी लिखते हैं ना, वो देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। और देवनागरी लिपि 9वीं-10वीं शताब्दी से पहले की नहीं है। इसकी शुरुआत 9वीं-10वीं शताब्दी से ही होती है और इसी लिपि में हमारी जो संस्कृत है वो लिखी जाती है। और ये सामने आप देख रहे हो, ये ऋग्वेद की प्रति है और इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। और हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सब इसी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ लेख है वो ये है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो लिखा हुआ है, क्या आप उसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये संस्कृत का प्रथम अभिलेख है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। इतिहास में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं ध्यान से देख रहा हूँ इसको, आप लोग भी ध्यान से देखिए। क्या आप लोगों को इसकी भाषा समझ में आ रही है? देखो, संस्कृत तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि वो हमारी हिंदी की तरह है, लेकिन क्या आप इसकी भाषा को पढ़ सकते हैं? नहीं। तो फिर ये संस्कृत कैसे है और इतिहासकार उसको संस्कृत बार बार क्यों कहते हैं? अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के लौह स्तंभ पर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इतिहास में इसकी बहुत चर्चा होती है। इस लौह स्तंभ में सिर्फ एक जगह है चंद शब्द का प्रयोग किया गया है। उस चंद शब्द से ही इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगाया है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है, लेकिन निश्चित नहीं ये किस राजा का है। न तो इस स्तंभ लेख में किसी राजा का नाम लिखा हुआ है, न कुछ है, लेकिन इतिहासकारों का ये अनुमान है और उसी अनुमान के सहारे उन्होंने इतिहास में ये बड़ी बड़ी लंबी कथाएं छोड़ रखी हैं इस स्तंभ लेख के बारे में। जैसे अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, लेकिन इस स्तंभ लेख में सिर्फ एक जगह है चंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और आप लोग ध्यान से देखिए इस स्तंभ लेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस स्तंभ लेख को ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किसने किया है? तोमर राजाओं ने किया है। अब कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कि उसी चीज को उठा के वो गुप्त काल में जाके फिट कर देते हैं कि संस्कृत गुप्त काल में प्रचलित थी, लेकिन संस्कृत जो आज हमारी जो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ना, वो देवनागरी लिपि 9वीं-10वीं शताब्दी से ही शुरू हुई है, गुप्त काल से शुरू नहीं हुई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा जा सकता है, तो आज तक तो मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं है जिसने संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा हो। अगर आपकी जानकारी में कोई है तो आप मुझे भी बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पाल राजाओं के कुछ लेख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पहला है बोधगया स्टोन इंस्क्रिप्शन, जिसे केशवा प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है धर्मपाल का खालिमपुर लेख। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बोधगया स्टोन इंस्क्रिप्शन की। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है। क्या आप इसमें लिखे हुए लेखों को पढ़ सकते हैं? इसमें एक दो अक्षर तो समझ में आ रहे हैं, जैसे पा बना हुआ है, ये ला बना हुआ है, तो इन्हें तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। अब आप दूसरा देखिए, ये है खालिमपुर लेख, धर्मपाल के समय का है ये। क्या आप इसमें लिखे हुए लेखों को पढ़ सकते हैं? एक दो अक्षर ही पढ़े जा सकते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाषा का बदलना शुरू हो रहा है। 9वीं-10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि आ जाती है और देवनागरी लिपि में हमारी संस्कृत भाषा आ जाती है, उस संस्कृत भाषा को हम पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पे लिखे हुए लेखों को देखिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्वालियर प्रशस्ति को। अब आप इसको ध्यान से देखिए। क्या इनमें लिखे हुए लेखों को आप पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं है। अगर संस्कृत में होते तो हम सब पढ़ सकते थे ना। मैं इन अभिलेखों को आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इतिहासकार इन्हीं अभिलेखों का नाम लेके झूठ परोसते हैं कि उस अभिलेख में ये भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें ये लिखा गया है। अभी आप लोग रुक जाइए, कुछ दिनों बाद मैं एक एक अभिलेख में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत सारे राजाओं के अभिलेखों को देखा है,
9वीं शताब्दी के बाद के जो अभिलेख हैं, चाहे वो तोमर वंश के हों, चाहे पाल वंश के हों, चाहे वो गहड़वाल वंश के हो, चाहे चंदेल वंश के हो, उन सब पे आपको संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलेगा। लेकिन अभिलेख 9वीं शताब्दी के बाद के हैं, उससे पहले के नहीं हैं। यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको और देने वाला हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप सबको समझना चाहिए। सम्राट अशोक के समय पाली प्राकृत भारत में प्रचलित थी। सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद बहुत सारे आक्रमण हुए। यवनों ने किए, कुषाणों ने किए, शकों ने किए, पहलुब ने किए और हूणों ने किए। इन सब ने आक्रमण किए। सब अपनी अपनी भाषा लिपियां लेके यहाँ भारत में आए। अशोक के शासनकाल के बाद भारत में भाषाओं और लिपियों का घमासान मच गया। इसके बाद क्या हुआ कि पाली भाषा में ग्रीक भाषा के शब्द आ गए, बैक्ट्रियन भाषा के शब्द आ गए, यानी कि जितने आक्रमणकारी आए उन सब की भाषाओं के शब्द समाहित हो गए थे किसमें, पाली भाषा में। और यही भाषा फर्स्ट ईस्वी से लेकर 8वीं 9वीं शताब्दी तक चली थी। और 9वीं 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि आई और देवनागरी लिपि से ही संस्कृत का उदय हुआ। आप लोग किताबों को मत पढ़िए, राजाओं के अभिलेखों को पढ़िए। किताबें तो कभी भी लिखी जा सकती हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है और भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। आप लोगों को अगर इसके बारे में पूरी तरह से जानना है तो आप लोग पाली सीखिए। पाली के 50% शब्द संस्कृत में हैं और 50% जो शब्द हैं वो अन्य भाषाओं के हैं। जब आप लोग पाली को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में स्थिति है क्या। जब तक आप पाली का अध्ययन नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि संस्कृत बहुत पुरानी है। और ये बात सिर्फ सामान्य जनता को पता नहीं है, मीडिया संस्थान में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें सबको पता है, इतिहासकारों को सबको पता है, बड़े नेताओं को सबको पता है और जो धार्मिक गुरु हैं बड़े उनको भी पता है। बस सामान्य जनता तक ये बात नहीं पहुंचती है। सामान्य जनता के सामने उस चीज को प्रस्तुत किया जाता है जिसे वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। बस भ्रम यहीं से शुरू होता है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।